कि जो चार हमारे मुख्य चित्र हैं इनको आपस में कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि जो हमारा दृष्टिकोण है वो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज को हम देख रहे होते हैं तो कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, वही देख रहे होते हैं, वही समझ रहे होते हैं हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। ये मुख्य बात है। हम पेड़ पे चढ़े हैं तो हमें जो हमारा विजन होगा, दृष्टिकोण होगा, वो उतना ही रेंज होगी उसकी, एक उतने ही दूरी तक हम देख पा रहे होंगे। किसी हम इमारत पे चढ़ गए हैं, किसी बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं, वहां से जो कुछ देख रहे होंगे वो अलग देख रहे होंगे। ये हो गई दूरी की बात। फिर होता है स्टेट ऑफ माइंड में एक और चीज होती है, समझ। समझ होती है, समझ मतलब एक 12th पास व्यक्ति जो है वो जो देख रहा होगा वो ग्रेजुएशन का जो व्यक्ति होगा, दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होगा। एक जो इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा है उसका दृष्टिकोण अलग होगा। जिसने 10 साल का इंजीनियरिंग का काम करने के बाद एक्सपीरियंस ले लिया, आईटी में काम कर रहा, उसका अनुभव अलग हो जाता है। अब आते हैं आध्यात्म में। आध्यात्म में दोनों चीजें काम करती हैं, समझ भी काम करती है और साथ साथ सूक्ष्मता भी काम करती है। हम कितनी सूक्ष्मता तक कोई चीज देख सकते हैं, तो हमें दोनों ही चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, जैसे समझ बढ़ती है वैसे जैसे दर्शन शक्ति बढ़ती है, रेंज बढ़ती है हमारी। दर्शन शक्ति के लिए जो चार चित्र हैं इनको हम ऐसे इंटरकनेक्ट करना सीखेंगे जो कि हमारी बुद्धि में एक ब्लूप्रिंट तैयार होता रहे, एक खाका तैयार रहे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी को बिल्डिंग बनाने का नक्शा दिया गया है। अब वो जब बिल्डिंग बना रहा होता है तो वो उसके एक एक भाग को जोड़ता चलता है आपस में। दीवारें यहां से खड़ी होंगी तो इनके पीछे जो पानी का बहाव होगा, जो नीचे सारा पानी बहेगा पाइप के द्वारा, वो ऐसे बहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करेगी। सब चीज वो इंटरकनेक्ट करके देखता है। खाली चार दीवारों को खड़ा कर लेना बिल्डिंग नहीं कहलाती है। इसी तरह से आध्यात्म में मुरलियों के महावाक्यों में एक बात बोली जाती है, नई दुनिया की प्लानिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नई दुनिया की प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग करनी है, रह पुरानी दुनिया में रहे हैं तो किस चीज से प्लानिंग करेंगे? अपनी दर्शन शक्ति से, अपनी समझ से और अपनी दूरदर्शिता से। अपनी समझ से और अपनी दूरदर्शिता से। समझ कैसे डेवलप होगी और दूरदर्शिता कैसे आएगी? आपस में कोई कनेक्शन है दोनों चीजों का? क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, जितनी हमने पढ़ाई की होती है, जितना हमने नॉलेज गेन किया होता है, ज्ञान लिया होता है, वो हमारे सोचने समझने के एंगल को, दृष्टिकोण को बदल देता है। एंगल बदल, देखने का नजरिया ही बदल देता है। हम उस धारा में बहकर नई चीजों को देखते हैं जिस धारा में कॉमन मैन देखता है उस चीज को। कॉमन मैन का दृष्टिकोण उसी धारा में बहते हुए चीजों को देखता है, और जो अनकॉमन होता है वो धारा में बहते हुए चीजों को नहीं देखता। वो देखता ही नहीं है वो चीज जो दुनिया देख रही होती है। वो देखना ही वो चाहता है जो अव्यक्त है, जो अभी तक आविष्कार नहीं हुआ वो आविष्कार करना चाहता है। इसीलिए ये इशारा दिया जाता है बच्चों को, क्या कि नई दुनिया की प्लानिंग करनी है। जो प्लानर्स होते हैं ना, वो बनाते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। और आज यादगार में भी यही बात होती है। कोई नई बिल्डिंग बनाने का भी नक्शा बनाएगा ना,
कोई भी चीज नया बना तो वो सोचता है एक ऐसा मॉडल बनाऊं। मान लो किसी को बोल दिया तुम एक कूलर बनाओ, तो कूलर में भी वो ऐसी नई चीज कुछ लाने चाहेगा, ऐसे डिजाइन लाना चाहेगा जो अभी तक नहीं है। किसी को कहा जाए कि तुम एक ड्रेस को डिजाइन करो, उसमें भी वही डिजाइन लाना चाहेगा जो अभी तक डिजाइन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बात है, यहाँ पर पूरा खाका तैयार करना है। बुद्धि इतनी समझ और इतनी दर्शन शक्ति, इतनी सूक्ष्मता उसमें होनी चाहिए कि वो जो प्लान बना रही है उस प्लान में वो चलती भी है निरंतर, उसी में जीती भी है। और जब वो परफेक्ट होने लग जाता है तो जैसे कि वो सबके लिए खाका बन जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन सब प्लानिंग नहीं करते, इसीलिए नाम दिया जाता है प्लानिंग पार्टी। एक प्लानिंग करने का पार्ट है। वो पार्ट किसके द्वारा चलता है? 3 मूर्तियों में से वो है शंकर। शिव ना हो तो शंकर का अस्तित्व नहीं है, शंकर नहीं तो शिव का अस्तित्व नहीं, दोनों का कंबाइंड है। तो जब हम ये 3 जो हमारे मूर्तियां हैं इनको हम समझ लेते हैं तो 4 चित्रों से कनेक्ट करने लग जाते हैं। फिर जैसे कल्प वृक्ष में आप लोगों को एक दिन समझाया था, कल्प वृक्ष में क्या है? बीज और झाड़ है। तो जब बीज और झाड़ हम समझ रहे होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम त्रिमूर्ति को कहीं हटा देंगे, त्रिमूर्ति को साथ में पैरेलल लेके चलेंगे, सीढ़ी को साथ में लेके चलेंगे। षष्ठी चक्र तो घूमना ही चाहिए। षष्ठी चक्र की तो इसीलिए षष्ठी चक्र के अंतिम पेज में ये बात समझाई गई है कि षष्ठी चक्र क्या है? एक घड़ी है घूमती हुई, निरंतर घूमती हुई घड़ी है। स्मृति का कनेक्शन है घड़ी से। स्मृति कैसे काम करती है? वो क्या घड़ी घड़ी छूट जाती है हमारी बुद्धि से? हम क्या ये भूल जाते हैं कि हम कौन है? नहीं भूलते। वो स्मरण शक्ति की याद दिलाती है। इसीलिए उसको कौन सी सुई से दिखाते हैं? कौन सी सुई से दिखाते हैं उसको? हाँ, सूक्ष्म सुई, सेकंड की सुई। उसको इसीलिए महावाक्यों में इशारा दिया गया है कि वो क्या है? सेकंड की सुई है, अर्थात बीज की याद की सुई है। फिर कौन सी सुई दिखाते हैं? उससे दिखाते हैं परा प्रकृति की और अपरा प्रकृति की। तो जब तक स्मृति की सुई नहीं घूमी, सेकंड की सुई नहीं घूमी, तो क्या पिछली वाली परा और अपरा कुछ बदलेंगी? नहीं बदलते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। हम लाख चिल्लाते रहे, ना परा में परिवर्तन ना अपरा में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो तो घंटे की सुई बता दी अपरा प्रकृति को। तो ऐसे सब कनेक्टेड है। इतना प्रयास करना है, इतना रगड़ना है कि चारों चित्र जैसे कि आपस में एकदम एक नेटवर्क बना ले, समझ के, समझ कर नेटवर्क करना काम करने लग जाए। इधर से समझा हमने इस बात को, इससे कनेक्ट किया, लेकिन तंत्र निकलना चाहिए। बिना तंत्र का जाल नहीं होना चाहिए, तंत्र का जाल होना चाहिए, उसमें सार है, उसमें प्रकाश काम करना चाहिए। सभी को क्लियर हो रहा है? चारों चित्र को जोड़ना है। मुरलियों के कोई भी महावाक्य उठा के सुनिए आप, पिछली जानी हुई बात को कनेक्ट जरूर करना है। हर परिभाषा जो आपने समझी है उस परिभाषा को भूले ना। आज की दुनिया में भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, सबके जो आधार होती हैं वो डेफिनेशंस होती हैं, आधारभूत डेफिनेशंस, फंडामेंटल रूल्स। अगर उसके उसके आधार पे ना चलें तो जो हमने समझा है वो गलत हो जाएगा।
इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को भी हर उसकी डेफिनेशंस को ध्यान रखना है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? इसमें जो चारों चित्र हैं, तो उनका कोई मूल पॉइंट है जो हमेशा बुद्धि में बना रहे और उसके आधार पे और पॉइंट्स भी याद आते रहे फिर? हाँ जी बिल्कुल। मुरली में पहली बात ही क्या बताई गई है? चारों चित्र की शुरुआत में ही बात कही जाती है, मुख्य है बीज की पहचान, बीज का परिचय, बाप का परिचय, माता पिता का परिचय। माँ बाप का परिचय ही ना हो, तुम्हें किसने पैदा किया, कोई परिचय नहीं है, बीज का भी नहीं परिचय है। और माँ क्या करती है? माँ क्या होती है? माँ क्यों बोलते बार बार? वो पोटेंशियलिटी है जिसके आधार पे जन्म हुआ है। बीज कारण होता है जिसको शिवलिंग के रूप में दिखा दिया है। शिवलिंग में क्या दो चीजें हैं? एक वो दिखाते हैं, बिंदु और अर्घा लिंग। दिखाते हैं। हाँ, तो वो जो दिखाया है वो क्या है? प्रतीक है। सत्य का जो प्रतीक है वो लिंग रूप में दिखाया है। कि शंकर का नहीं है मनन चिंतन करके कोई भी चीज बना ले, नहीं। वो शिव जरूर होना चाहिए, उसमें शाश्वतता जरूर होनी चाहिए। नहीं तो आप कितना भी जान लोगे, वो आपके शाश्वत रूप से आपके अंदर काम नहीं करेगा। तो आपका व्यक्तित्व आज काम करेगा, कल उसका वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो अविनाशी पार्ट तो नहीं रहा ना। समझ रहे हैं ना ये बात आप लोग? शिव का ही लिंग बताया, शिव का ही प्रतीक होता है। वही सत्ता सारी दुनिया में अव्यक्त रूप में दिखाई देती है। ठीक है ना? पहला हो गया ये बाप का परिचय, बीज का परिचय, मैं कौन हूँ, मेरे अस्तित्व का कारण क्या है, ये परिचय। पहली बात ये। और दूसरा एक और बात है कि चारों ही चित्र साक्षात्कार से बने हुए हैं। अब साक्षात्कार तो स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर करती है। जैसी स्टेट ऑफ माइंड होगी तो उतना ही तो साक्षात्कार कर पाएंगे, उतना ही तो समझ पाएंगे। उससे ज्यादा तो नहीं समझ पाएंगे कि समझ पाएंगे। चारों चित्र नहीं, मतलब सीढ़ी का चित्र साक्षात्कार से नहीं बना है। सीढ़ी का तो हाँ चित्र बुद्धि। हाँ, बुद्धि योग से बना। हाँ, अब कनेक्ट करने की बात कह रहे हैं। जो चारों चित्र हैं उनको कनेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो साक्षात्कार से जो चित्र बना है, तो जिसने बनाया, जिसने समझा, उसने उस चीज को बनाया ना। तो जब जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में, अधोमुखी मन की स्टेट ऑफ माइंड में है, तो वो चित्र बने हैं। अब यहाँ तो ऊर्ध्वमुखी मन की स्टेट ऑफ माइंड की बात है। तो हर बार हर चित्र में क्या क्लैरिटी आ जानी चाहिए। वो बच्चों की तरह चित्र थोड़ी खींचना। बच्चे भी गोला बनाते हैं, परंतु वो जो गोला बनाते हैं उसमें सृष्टि चक्र थोड़ी विद्यमान रहता है। जो चारों चित्र है ना, उनका आध्यात्मिकता के जो चार स्तंभ हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनसे भी कनेक्शन है। और कुछ पूछ रही हैं आप अंजना? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ, ये मुख्य चीज है कि उससे कुछ ना कुछ परिचय जरूर निकलना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा बात समझ में आए जो कि अभी समझ में नहीं आई है। इसीलिए मुरलियों में क्या कहते हैं, खास बात क्या कि मुख्य कौन सा चित्र है, तो त्रिमूर्ति और गोला बोल देते हैं। ऐसे ही बोला है, त्रिमूर्ति और गोला जो है मुख्य चित्र है। तो मुख्य मतलब उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन सबको तो साथ में रखेंगे ना, छोड़ नहीं देंगे। आध्यात्मिकता के मुख्य चार स्तंभ होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इनको चार चित्रों से कनेक्ट कर सकते हैं जो बाबा ने बनवाए थे। तो उसमें तो सीढ़ी को छोड़कर बाकी चित्र साक्षात्कार से बने थे। सीढ़ी का बुद्धि योग से बनवाया गया था।
वो इसीलिए सीढ़ी का चित्र ज्ञान मार्ग का चित्र है, इसीलिए सीढ़ी को भारतवासियों की यादगार बताया गया है। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, सीढ़ी, इन चित्रों का आपस में कैसे कनेक्शन है? त्रिमूर्ति का कनेक्शन है ज्ञान से। क्यों? क्योंकि मुरली में बाबा ने बोला कि त्रिमूर्ति के चित्र में ही सारा ज्ञान है। नीचे 3 मूर्तियां बनी हुई हैं और ऊपर में शिवलिंग बना हुआ है। माना आत्मा की तीनों शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, उनका जब साकार स्वरूप समझ लिया, कार्य प्रणाली को समझ लिया, स्थापना, पालना, विनाश के प्रक्रिया को समझ लिया, और किसके आधार पे? शाश्वत सत्य के आधार पे, तब क्या तैयार हो जाता है? जो 3 मूर्तियों के ऊपर बना हुआ है शिवलिंग रूप तैयार होता है। अभी तक जब तक नहीं समझ में आ रहा था तो उसको निराकार समझते थे। भल उनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया था 3 मूर्तियों का, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पूजा करने के लिए, लेकिन उनके चरित्र की समझ डेवलप नहीं हुई थी, तो उनके चरित्र को नहीं समझा था। तो जब तक चरित्र को नहीं समझेंगे तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। चित्र को पकड़ने से परिवर्तन थोड़ी होता है। इसीलिए बोला है गुह्यात गुह्यतरम, व्याख्या के आधार पे ही। और चरित्र कैसे समझेंगे? पूरा आपकी कॉन्सेप्ट वॉइस कट समझा गई तीन। थी, लास्ट में आपकी वॉइस चली गई है, फिर से बोलिए। अभी तक इन 3 मूर्तियों का पर्सोनिफिकेशन कर दिया था, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में, लेकिन इनके चरित्र की समझ डेवलप नहीं हुई थी, तो परिवर्तन नहीं हो सकता था। जब उन तीनों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, तो क्या होता है? दूसरा चित्र जो चक्र का है, तो मन बुद्धि में चक्र घूमने लगता है, मंथन चलने लगता है। चक्र किस चीज का था? स्वदर्शन चक्र। मंथन चलने लगा, स्व का दर्शन शुरू हो गया, योग शुरू हो जाता है, जिसके लिए दूसरा चित्र बनवाया गया, सृष्टि व गोला। तो उसमें ऊपर क्या दिखाया है? ब्रह्मा सरस्वती को मुखिया के रूप में बैठा हुआ दिखाया है। माना चिंतन मंथन कैसा होता है? पहले लोअर स्टेज से शुरू होता है, तो मुखिया के रूप में वो दिखा दिया। अधोमुखी ब्रह्मा की कार्य प्रणाली, और जब उस सार रूप भावना की समझ बैठती है, तो त्रिमूर्ति, अर्थात त्रिमूर्ति की पहचान हुई, परिचय मिला, तो चक्र घूमने लगा, मन बुद्धि चलायमान हो जाती है। तो कहता है साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो गया। पहले क्या था? 3 और 6 का आंकड़ा था मन बुद्धि के आधार पे, अब एक साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल घूमने लगा। वो योग शुरू हो गया, तो योग के आधार पर समय चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि योग का कनेक्शन है युग से। और तीसरा है धारणा। ज्ञान योग के बाद तीसरा आता है धारणा, माने धर्म, जिसका कनेक्शन किससे किया है? झाड़ के चित्र से। झाड़ के चित्र में सभी धर्मों को, अर्थात धारणाओं को समझाया गया है। जैसे जैसे मन बुद्धि का चक्र चलना शुरू होता है, झाड़ विस्तार को पाने लगता है। तो धर्मों को कहाँ देखना है? पहले जब तक समझ नहीं थी तो धर्मों को बाहर देख रहे थे, हद में देख रहे थे, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? झाड़, बीज का जो झाड़ है, उसी में तो सारे धर्म दिखाए, उनकी टाल टाली के रूप में। तो बाहर नहीं है धर्म, तो अंदर की बात है, धारणा की बात है। तो एक एक धारणाएं आपस में कैसे हैं? इंटरकनेक्टेड है। एक होगी, उसके आधार पे दूसरी आ जाती है, दूसरी के आधार पे तीसरी आ जाती है। तो ब्रॉड ड्रामा में तो नंबर बार धारणाओं के कनेक्शन में आते जाते हैं, संग के रंग से नीचे गिरते जाते हैं। लेकिन शूटिंग पीरियड में क्या होता है? एक एक करके जब सभी धारणाओं के राज को समझते हैं, माने सब धर्मों को धारणाओं पर आवाज कट रही समझना, है, माने कि उसको क्रॉस आवाज कट रही है आपकी बार बार दीदी, को चेक करिए एक बार, फिर से ये रिपीट करिए लास्ट वाला। ब्रॉड ड्रामा में नंबर बार धारणाओं के कनेक्शन में आते हैं, नंबर बार धर्मों के कनेक्शन में आते हैं, लेकिन वहां तो इसके राज को नहीं समझते हैं कि धर्म क्या है, वो तो हद में ले रहे थे स्कूल में। लेकिन शूटिंग पीरियड में सब धर्मों को समझते हैं। किस आधार पे समझते हैं? शाश्वत सत्य के आधार पे, अपने बीच के अंदर सब धर्मों को समझते हैं।
तो जैसे कि उन पे विजय प्राप्त कर ली, उनको क्रॉस करते जाते हैं तो सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं। ज्ञान योग और धारणा, ज्ञान योग के बाद धारणा कैसी हो जाती, स्वतः ही आती है। माना बीज से ऑटोमेटिक विस्तार होता है। बाबा ने बोला झाड़ का चित्र विदेशियों के लिए है। उस समय विदेशी स्टेज बनती है, विदेशी होती है स्टेज, क्योंकि विदेशी बुद्धि के तीखे होते हैं, चिंतन मंथन करते हैं विदेशी। झाड़ के चित्र में ऊपर मुखिया में शंकर को बैठा दिखाया है। बीज के विस्तार है मनन चिंतन मंथन। चौथा है फिर सेवा। धारणा के आधार पर सेवा स्वतः ही होती है। जब सारे धर्म समझ में आ जाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सेवा होने लगती है। स्व, तो पहले पहले किसकी सेवा, स्व की सेवा। तो वो सारा ज्ञान प्रत्यक्ष होने, स्व की सेवा होने लगी माने सारा ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के आधार पे प्रत्यक्ष होने लगता है, प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार हो जाता है। तो सीढ़ी का चित्र यादगार दिखाया है भारतवासी की, माने इस लेवल पर भारतवासी, भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाले, में ज्ञान की रोशनी में रत रहने की निरंतरता पकड़ लेते हैं। तो इस लेवल था चिंतन मंथन के द्वारा जो तैयार हुआ था। पहले पहले वाणी में आता है और उसके बाद अब कहाँ पे आता है, अंग अंग में पहुंचने लगता है, सूक्ष्म इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में पहुंचने लगता है। जो बोला है महावाक्य में बोला है, मुरली में भी एक पोस्ट में बोला है कि पोंगी पोंगी में रस पिरोई दिया है। माने ये सारा स्पष्ट हो जाता है कि सारे धर्म मुझ बीज के अंदर कैसे कार्य करते हैं, तो भारतवासी बन जाते हैं। इसीलिए सीढ़ी के चित्र में ऊपर शिव बाबा को दिखाया है, माने कि वो साकार निराकार का मेल साबित हो जाता है। इस तरह से ये चारों का आपस में इंटरकनेक्शन है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ बोलते रहते हैं, परंतु यदि कोई पूछ ले क्या हुआ तो बात समझ में नहीं आएगी। उसको तन तक लेके जाना है, क्रिया नहीं करनी है, सिर्फ प्रकष्टता आनी चाहिए। अब चार चित्रों में एक बात कहा जाता है कि बीज का परिचय जरूर मिलना चाहिए, वो इसका परिचय जरूर मिलना चाहिए। तो अब इसमें दो बातें, खुद का परिचय, खुद के परिचय में भी चाहिए, और उसमें एक और बात क्या चाहिए, खुद का खाली परिचय हो लेकिन उसमें अगर खुद ही जागृत ना हुई हो तो क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। खुद का परिचय कैसा होना चाहिए, बस ऐसे ही कि नाम रूप पता चल गया, ऐसे कुछ उस पे बिलीव होता है, नहीं बिलीव होता है। उस पे अगर खुद ही नहीं जागृत है तो खुद के परिचय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो ये है, उनका नाम बता दिया हमने, जो बाइडेन उनका नाम है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति, ये हमने बता दिया आपको। तो आपको क्या इसमें इंटरेस्ट है, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि वो आपसे, वो उससे जो बताई हुई बात है उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, होंगे कोई, ठीक है, हैं एक जीके होता है ना, जनरल नॉलेज के लिए हमने याद कर लिया कि वहाँ के राष्ट्रपति जो है का नाम ये है, तो उससे हमारा क्या कनेक्शन। इसी तरह से जब तक महावाक्यों का जो भी पॉइंट है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो जैसे कि वो हमारे लिए एक जनरल नॉलेज है, सिर्फ एक जनरल, एक कॉमन मैन को एक नॉलेज दी जाती है, वो नॉलेज हो गई वो, परंतु उसमें कोई भी प्रकृष्टता नहीं है। जैसे कि खुद का परिचय में यदि खुदी का कनेक्शन नहीं है, खुदी की जागृति इसका कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या हुआ, डेड नॉलेज है। उस नॉलेज से हम तो कुछ उठे ही नहीं, हम तो कुछ उठे ही नहीं ना। आत्म जागृति का विषय है, आध्यात्म आत्म जागृति का विषय है, और हम जागृत ही ना हुए हो तो कुछ होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी महावाक्य से हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। यदि उससे वो हमें
कोई बात निकल के नहीं आ रही, हमारा कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है तो बात नहीं। अब मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति की बात बताई किसी ने, परंतु उसने ये बात, उसमें आपने ये समझा कि उनका जो व्यक्तित्व है उसमें ऐसी ऐसी बात है, या वो इस तरह की स्पीच देते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, किसी ने बताया वो बात, और वो कोई ऐसी बात थी जो आपको समझ आ गई, आपका लेवल चेंज हो गया, कुछ समझ में आ गया आपको, तो जैसे कि वो आपसे कनेक्ट, वो अब जनरल नॉलेज नहीं रही, वो केवल एक इंफॉर्मेशन नहीं रही। इसीलिए जनरल नॉलेज रटी जाती है, और जो नॉलेज हमारी चेतना से, हमारे व्यक्तित्व से कुछ जुड़ जाती है, तो वो केवल नॉलेज नहीं रह जाती है, जैसे कि वो अंदर समा जाती है, वो हम आत्मसात कर लेते हैं। इसीलिए मेडिटेशन सिखाते हैं ना, तो कहते हैं कि ज्ञान को आत्मसात करो। ज्ञान तो बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन वो ज्ञान का आपके होने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है तो वो तो जनरल नॉलेज हो गई। तो हमें हर बात को ऐसे समझना है जैसे कि वो हमारे लिए ही कही गई है, परंतु प्रूफ और प्रमाण के साथ। यदि वो बात प्रमाणित नहीं होती है हमारे लिए तो भी बेकार है। फिर एक बात आती है कि चारों चित्रों में के समझ में एक खास बात है, क्या कि उसमें माँ बाप का परिचय मिलना चाहिए, माता पिता का परिचय मिलना चाहिए, यानी क्या पता चलना चाहिए? माँ का भी परिचय और बाप का भी परिचय, तो बीज का भी परिचय होना चाहिए, और जगत माता, जगत पिता का भी परिचय और जगत माता का भी परिचय। जगत को पैदा करने का कारण भी पता होना चाहिए, और सब धर्मों को पैदा करने की जो क्षमता है वो किसमें होती है? माँ में होती है, वो भी पता होना चाहिए, उसका भी पता होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? जगत माता। महावाक्यों में इशारा दिया गया है, सब धर्मों को पैदा करने की जो क्षमता है, वो जो माँ है उसका नाम क्या है? जगत माता। जगत माता को जो दिखाते हैं ना, बहुत सुंदर रूप में दिखाते हैं। ये बातें जो बताई जाती हैं वो क्या इशारा दे रही है? किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं कर रही हैं, वो एक व्यक्तित्व को बता रही हैं। क्योंकि सब धर्मों को जब हम देख रहे होते हैं तो आध्यात्म क्या है? धर्म मतलब क्या? धारणाएं, वो धारणा शक्ति, लेकिन वो धारणा शक्ति का रूप जो है वो तभी काम करती है जब पूरा सत्य हमें समझ में आ जाता है। पूरा सत्य हमें पता ना हो, डॉक्टर को पूरे डॉक्टर बनने की नॉलेज ही ना हो, तो जो डॉक्टर होगा वो तो झोला छाप हो जाएगा, वो तो अधूरा ज्ञान हो गया। अधूरा ज्ञान वाला जो डॉक्टर होगा उसको डॉक्टर कहाँ कहा जाएगा? में कोई अनुभव नहीं होगा। तो जैसे जो नॉलेज है वो कैसी पूर्ण रूप से, जब तक शक्ति का रूप ना ले ले, शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तब तक तो ये नहीं कहा जाएगा कि माँ और बाप को पूरा ही पहचाना, माँ और बाप को पूरा पहचाना। सब धर्मों की माँ है, जगत माता की गोद में सब धर्मों ने खिला है, जिसको क्या कहते हैं? दिल्ली, भारत की धारणा शक्ति। भा मतलब ज्ञान की रोशनी, शाश्वत सत्य को प्रकट करने की, रोशनी को प्रकट करने की जो क्षमता है, जो रत रहने की स्टेट ऑफ माइंड है, जो योगी की अवस्था है, वो हो गई मेल वर्जन। और वही जब पूरी हो जाती है तो वो शक्ति का रूप लेती है, वो है फीमेल वर्जन। उसको हम कहते हैं माता, जगत की माता, जगत को क्रिएट करने की माँ, फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों को ही यहाँ पर क्या करना है? डेवलप होना है। इसीलिए चारों चित्र को समझने के का जो लक्ष्य है, वो जो लक्ष्य दिया गया है वो क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। वहां जगत माता नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि दो पुरुष के साथ दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। जो
अपरा है वो विस्तारवादी है। विस्तार तो कर लेना बहुत आसान है, वो तो सहज रीति से होता ही जाता है। सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है, पुरुष ऊपर से नीचे आता है धीमे धीमे। तो प्रकृति क्या है, विस्तार रूप लेती जाती है, परंतु विस्तार रूप जो लेती है वो किसके आधार पे लेती है, समय, स्थान और वायुमंडल के आधार पे। वो सहज होता है। लेकिन बड़ा बात क्या होता है, अभी जो अपरा प्रकृति है वो बदल के जो एड़ी है वो किससे मिल जाए, चोटी से मिल जाए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए शिव का शक्ति रूप में आना जरूरी है। जो शाश्वत सत्य है वो शक्ति का रूप तभी लेता है जब तक पुरुष का पुरुषत्व कंप्लीट नहीं हो जाता। पुरुष ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, बीच में ही ब्रह्मचर्य का खंडन कर दे तो क्या कहेंगे, वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी नहीं है। और तब तक परा प्रकृति नहीं आती, उसका आवाहन नहीं किया जा सकता है। डिजर्विंग कैंडिडेट को ही, जो डिजर्व करता है, जिसमें सारे गुण होते हैं, पूर्णता होती है, वही तो उसके लिए परा प्रकृति तो स्वतः आ जाती है। तो यहाँ कनेक्शन समझना है। इसीलिए नर जो मेल वर्जन है वो नारायण का पुरुषार्थ करता है, और जो प्रकृति होती है, परा प्रकृति है, उसके लिए तो बता दिया शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जो वेदांती है, जो वेदों के अंत तक जानता है, वो तो वेदांती ही है। वहां पर परा प्रकृति काम करती है, मूल प्रकृति आराम स्वतः ही काम करने लग जाती है, क्योंकि अभी तो मूल प्रकृति से बहुत दूर है। अभी तो हम देह की परिभाषाओं की प्रकृति पे काम करते हैं ना। एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, जैसे कहते हैं हम, तो हम तुरंत अपनी मेल और फीमेल के डेफिनेशंस में चले जाते हैं। तो फिर हम पहला ही स्टेप रॉन्ग हो गया। अब उसके आधार पे जितना भी समझेंगे जानेंगे वो सब रॉन्ग हो जाता है। अब तो आप लोगों को कहने की भी आवश्यकता है हम आत्मा है, वो तो है ही। वो तो रटते हैं जो कहते हैं हम आत्मा है आत्मा, वो तो रटते हैं। यहाँ क्या कहना, जो हम हैं वो तो है ही। अब इसके आगे सोचना है। अब जब इसके आगे सोचना शुरू करते हैं तो फिर हम वो देखते हैं, वो दर्शन शक्ति होती है, वो हमारी क्षमता होती है जो अभी तक हम देख नहीं पा रहे थे। उसी बात को समझने के लिए बताया जाता है माँ बाप का परिचय। मंदिर में यादगार क्या बताई है, जाते हैं तो कहते हैं तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें। जब बंधु सखा माँ बाप ये बोल रहे होते हैं तो ये जो व्यक्त रूप में व्यक्ति दिखाए है ना, ये व्यक्ति तो बाद में प्रकट होते हैं झाड़ में, परंतु उनके होने का कारण बीज में पहले ही से होता है। हमारे अंदर यदि लोभ की प्रवृत्ति नहीं है तो कोई लोभी प्रकट क्यों होगा हमारे साथ, हमारे झाड़ में नहीं होगा। हमारे अंदर कामनाओं का बीज नहीं है तो बाहर कामी कैसे पैदा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। हमारे चेतना में वो बीज अंकुरित है तो उसका फल हमें बाहर दिखता है। इसीलिए इसी को कहते हैं कर्मों का फल। बाहर किए गए स्थूल कर्म तो बहुत कितना फल दे सकते हैं, थोड़ा मोड़ा फल देते हैं, वो इतना लंबा फल नहीं देते हैं। इसीलिए कह देते हैं कर्मों का फल। क्या कर्म करेंगे, अरे भाई अच्छे से अच्छा कोई कर्म करेगा तो क्या करेगा, दान पुण्य कर सकता है, दूसरों का सेवा कर सकता है। लेकिन गीता में क्या बताया गया है, सबसे बड़ा से बड़ा सबसे ऊंचा कर्म क्या है, क्या बताया गया, ज्ञान देना। तो कोई ये ज्ञान नहीं, कॉमन ज्ञान नहीं देना, अपरा वाला ज्ञान नहीं देना, परा प्रकृति मूल भाव जागृत हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है समझने की। वहां तक पहुंचा देना, चेतना को वहां तक पहुंचा देना। वहां पर फूल खिलाने नहीं पड़ते हैं, फूल खिल जाते हैं। आज आर्टिफिशियलिटी करते हैं ना, वो खाद में भी कुछ मिला के, केमिकल मिला के उगाते हैं, ये आर्टिफिशियलिटी है। और जो नेचुरल होता है वहां करना नहीं पड़ता, फूल खिलाने नहीं पड़ते। बीज है, धरनी है तो फूल उगेंगे ही उगेंगे, महक आएगी ही आएगी, नो आर्टिफिशियलिटी। इसीलिए ज्ञान धन का जो दान है वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो वो कब देंगे, इस दुनिया में जब हम होते हैं तो क्या दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम समय स्थान वायुमंडल के आधार पे बंधे होते हैं, और जितना बंधे होंगे
जितना ही बंधन में होंगे उतनी ही बंधी हुई परिभाषाएं होंगी हमारी। असीम परिभाषा नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। इसीलिए इशारे दिए जाते हैं। ये जो संगम ट्रांसफॉर्मेशन का युग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। घड़ी घड़ी पुरुषार्थ, सेकंड की सुई आप लोग को बताई ना अभी, सेकंड की सुई, स्मृति में बदलाव। स्मृति बदले ना, हम कितना भी बोलते रहे कुछ परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन तो चूंकि होना ही है मूल में, वो किसी को नहीं, ना आप बोल के दिखा सकते हो ना आप करके दिखा सकते हो। महावाक्यों में जिस बात को प्रैक्टिकल कहा जाता है ना, वो इन इंद्रियों के द्वारा क्या दिखा सकते हैं? ये तो पैदा ही तामसी युग में हुए हैं, तो ये इंद्रियां क्या प्रैक्टिकल करेंगी? इसीलिए मोर को एग्जाम्पल दिया है। मोर जब नाचता है ना, तो क्या है खास बात, क्या मोर नाचता है तो? एक मिनट, मोर जो है ना नाचता है। 3 हाई जंप मारता है, कैसे? मोर की तुलना किससे की गई है? शंकर के बाणधारी से की गई है ना, राष्ट्रीय पक्षी है। तो हाई जंप मारना क्या है? हाई जंप मार के किस पे सवार होता है शंकर? बैल पर सवार होता है ना। इसको क्या इशारा दिया गया मुरलियों में कि अभी बैल शंकर पर सवार है। ध्यान दीजिए, अपने अपने चेतना के स्तर पे पहुंच जाइए, इसी पर ना लगाइए अपने पर अपने में। इसीलिए क्लास में या तो ना आए और जितनी देर रहें उतनी देर बस आत्मिक अवस्था में रहें, उससे बाहर ना निकले। शंकर बैल पे सवार है कि अभी बैल शंकर पे सवार है, प्रश्न पूछा जाता है, तो उत्तर अंतर चेतना में ढूंढना है। यदि बैलबाजी चल रही है, मनन चिंतन की ऐसी प्रकट क्रिया नहीं है, तो अभी क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा? बैल सवार है। कुछ न कुछ चंचलता हो जाती है। जो समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते, जो देखना चाहते हैं भी चित्त एकाग्र होकर देख नहीं पाता है, क्योंकि एकाग्रता शंकर का विषय है। शंकर के चित्र में ही एकाग्रता को परिलक्षित किया गया है, किसी और चीज को नहीं। अब तुम एकाग्र हो, इस समय एक पैर पे खड़े हो। शंकर का जो डांस है ना, वो भी एक पैर पे साधा है उसने, दो पे नहीं। पुरुष काम करता है, प्रकृति नहीं, सिर्फ पुरुष एकाग्र। पुरुष ही एकाग्र हो सकता है, प्रकृति तो चौड़ी होती जाती है। प्रतुल्यातिथि पृथ्वी, पुरुष का होना अनिवार्य है। तो पुरुष को दिखाया गया है नृत्य करते हुए। नटराज, नट समझते हैं? नट मतलब एक्टिंग, उसके सारे राज उसको पता है। जिसको एक्टिंग करने का राज आ गया, उससे बड़ा कोई एक्टर हो सकता है? वो तो फिर हीरो पार्टधारी होगा, कॉमन पार्टधारी तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दिखाया है कि शंकर अभी बैल पे सवार है। पूछा जाता है प्रश्न कि बैल शंकर पर सवार है, तो ये उत्तर हमें खोजना होता है। हर बात, एक एक बात को आप लोग टैली करते जाएं।